हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गाउस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इसके पहले पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था और उसी से रिलेटेड गाउस लॉ है। और इस लॉ की हेल्प से हम कई सारे डेरिवेशन बहुत आसानी से कर लग सकते हैं। और वो सारे डेरिवेशन अपने बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं जो गाउस लॉ की हेल्प से होते हैं। तो इसमें गाउस लॉ यह है कि गाउस लॉ हमेशा एक क्लोज सरफेस पर लगता है। इस तरह की कोई क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस का मतलब होगा अगर इस सरफेस को हम किसी लिक्विड में कंप्लीटली सबमर्ज कर दें तो लिक्विड की एक भी ड्रॉप इसके अंदर एंटर नहीं करे तो ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे क्यूब है, सिलेंडर है, स्फीयर है। दीज आर द क्लोज सरफेस। और गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए जो इमेजिनरी सरफेस हम कंसीडर करते हैं, ये इमेजिनरी सरफेस होती है, ऐसा कोई फिजिकल बाउंड्री होना जरूरी नहीं है। तो दैट इमेजिनरी सरफेस इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस। इस इमेजिनरी सरफेस को जिस पर हम गाउस लॉ अप्लाई करते हैं इसको गाउसियन सरफेस कहते हैं। तो मान लो ये गाउसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस है, किसी भी शेप और साइज की हो सकती है। अब इस क्लोज सरफेस में से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फॉर्मूले से डिफाइन होता है। समेशन ऑफ टू इन का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहां कुछ चार्जेस हैं, अब देखिए ये हमारा डायग्राम ऐसा है, यहाँ स्पेस में ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस है 7 और इन इस रीजन में मैंने एक गाउसियन सरफेस कंसीडर की इसके अंदर। तो अब यहाँ समेशन ऑफ आई का मतलब क्या है इस फॉर्मूले में, ये हम कहते हैं बाय लॉ, ये लॉ है। तो गाउस लॉ यह है, उससे फ्लक्स जो है इसके बराबर होता है। और समेशन ऑफ क्यू इन का मतलब क्या है, इसमें समेशन ऑफ क्यू इन में केवल हम वो चार्जेस देते हैं जो इस क्लोज सरफेस के अंदर आते हैं, बाहर वाले चार्जेस का इसमें कोई रोल नहीं होता। और चार्जेस को विद साइन लेते हैं, इसका मतलब होता है समेशन ऑफ क्यू इन का मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड द गाउसियन सम, गाउसियन सरफेस। जो क्लोज सरफेस होती है उसके अंदर जितने भी चार्जेस होते हैं उन सबका अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ये क्यू इन का मतलब है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब आप जानते हैं। तो किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इन दो क्वांटिटी के रेशियो के बराबर होता है। लेकिन ये जो लॉ है गाउस लॉ, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। अगर इसमें हल्का सा भी छोटा सा होल कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन के लिए गाउस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो गाउसियन लॉ एप्लीकेबल होने के लिए ये सरफेस क्लोज होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने ये इस पेपर का एक सिलेंडर बनाया, इस तरह से इसका हमने एक सिलेंडर फॉर्म कर दिया। अब ये जो सिलेंडर फॉर्म किया है कर्व सरफेस, ये सिलेंडर, अब लेकिन इसका ये वाला एंड ओपन है, ये एंड ओपन है तो ये क्लोज नहीं है, तो इसको गाउसियन सरफेस नहीं मान सकते। ये गाउसियन सरफेस तभी मान सकते हैं यहां जब क्लोज कवर करें इसको, इसको भी क्लोज करें, तो इसको गाउसियन सरफेस कह सकते हैं। तो गाउसियन सरफेस शुड बी क्लोज। तो गाउसियन सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स को इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये दूसरा तरीका तो था ही फ्लक्स निकालने का, इसके लिए तो क्लोज सरफेस हो या नहीं हो ये फॉर्मूला तो हमेशा लगाया जा सकता है। अब अगर गाउसियन सरफेस पर ये दो फॉर्मूले से फ्लक्स निकालेंगे तो दोनों से बराबर आएगा, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब समेशन ऑफ क्यू इन का मतलब है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड द गाउसियन सरफेस। तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर अंदर वाला चार्ज लेना है और जो चार्ज जैसा है विद साइन हमें कंसीडर करना है। तो यहां इस डायग्राम में समेशन ऑफ क्यू इन की वैल्यू क्या होगी, माइनस Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 एंड Q7, ये समेशन ऑफ क्यू इन की वैल्यू होगी। तो समझ में आया समेशन ऑफ क्यू इन का मतलब। अब E का मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है ये तो हमने बाय डेफिनेशन लिखा था, ये फ्लक्स की डेफिनेशन से फ्लक्स आया, ये गाउस लॉ से फ्लक्स आया, दोनों तरह से जो फ्लक्स आता है दैट शुड बी इक्वल। अब इसमें बताओ ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन से चार्जेस के कारण है, गाउसियन सरफेस के अंदर वाले या बाहर वाले चार्जेस। तो इसमें
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सारे चार्जेस के कारण, चाहे वो सरफेस के अंदर हो चाहे आउटसाइड। तो ई का मतलब लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे वो गॉसियन सरफेस के अंदर हो या बाहर, जितने भी चार्जेस हैं सभी चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस आइदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, यह ई का मतलब है। अब देखो अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नेगेटिव होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अगर नेगेटिव है तो फ्लक्स कैसा आएगा, प्लस माइनस या जीरो, नेगेटिव आएगा। और टोटल चार्ज अगर नेगेटिव है या इसके अंदर नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो अब नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो इस अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नेगेटिव है तो लाइन ऑफ फोर्स कैसी होगी, इसकी तरफ आने वाली होगी ना। अब लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आ रही है अंदर की तरफ, तो ये गॉसियन सरफेस में लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रही है जब नेगेटिव चार्ज है तो, और नेगेटिव चार्ज अगर इसके अंदर है तो फ्लक्स कैसा है, नेगेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं इससे रिजल्ट कि जैसे ये गॉसियन सरफेस, अब इसमें कोई लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रही है, कोई ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर करती है तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स प्लस होगा या माइनस। तो अगर कोई लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रही है अंदर, इसका मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास बुलाता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से दूर भेजता है। तो अगर कोई लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है इस गॉसियन सरफेस से तो इसके कारण इससे पास होने वाला फ्लक्स पॉजिटिव है, तो एंटर करने वाले फ्लक्स को नेगेटिव लिखते हैं और एमिट करने वाले फ्लक्स को हम इमर्ज होने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव लिखते हैं। तो लिख लो ये रिजल्ट, एंटर if flux enter inside the Gaussian surface then its will be negative और it leaving the Gaussian surface then flux will be positive। ये इसका अगला रिजल्ट हुआ। अब देखो हमने एक डाइपोल को इस गॉसियन सरफेस के अंदर रखा है, तो बताओ इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा। किसी भी डाइपोल में दो पॉइंट चार्ज होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और साइन अपोजिट, तो इस डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना है, जीरो, तो क्रॉस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स भी जीरो होगा। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हम कितने डाइपोल रखते हैं, अगर डाइपोल रखे हुए हैं तो डाइपोल पे टोटल चार्ज जीरो होता है, तो गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। अब देखो ये क्यूब है, पहले पार्ट में जो एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इस क्यूब के अंदर इसके सेंटर पर रखा हुआ है, और दूसरे पार्ट में ये पॉइंट चार्ज इस क्यूब के अंदर तो है लेकिन एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है, सेंटर से अवे है बट क्यूब के अंदर है। तो इन दोनों ही केस में
पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा और किसी एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखो जब हम पूरे क्यूब को कंसीडर करेंगे तो पूरा क्यूब क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स को कैसे निकालते हैं, इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, एक पॉइंट चार्ज क्यू नजर आ रहा है, तो ये पॉइंट चार्ज क्यू है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स ही हो गया। अब क्यूब में कितने फेज होते हैं, 6। ये बताओ अगर ये पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है तो कौन से फेज से पास होने वाला फ्लक्स ज्यादा होगा। जैसे ये रूम है, अगर क्यूबॉइड रूम है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक मैं चार्ज रखूंगा तो इस चार्ज से हर फेस की, हर दीवार और छत की डिस्टेंस बराबर है, तो सिमेट्री से हम ये कह सकते हैं हर फेस से पास होने वाला फ्लक्स सेम होगा। और फ्लक्स में ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता कि नीचे ग्रेविटी होती है तो ग्रेविटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा नीचे की तरफ, ऐसा कोई रोल नहीं है। तो अगर ये चार्ज इस क्यूब के रूम के सेंटर पे रखा हुआ है तो हर फेस से पास होने वाला फ्लक्स सेम है। और टोटल कितने फेस होते हैं, 6। तो 6 से मिलाकर ये है तो किसी एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स इसके बराबर होगा, ये इसका रिजल्ट। अब देखो सेकंड पार्ट के आंसर ये है, ये चार्ज इस क्यूब के अंदर कहीं भी रखते हैं, जैसे ये क्यूब है इसके अंदर चार्ज यहाँ रखो किसी भी लोकेशन पे रखो, टोटल चार्ज तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर सेम ही रहेगा। तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला तो वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है कि इसके अंदर जो चार्ज है किस लोकेशन पर रखा है, बस इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है उससे मतलब है। तो टोटल चार्ज तो सेकंड पार्ट में भी क्यू है तो फ्लक्स अभी पूरे क्यूब से पास होने वाला ये होगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ रूम में चार्ज सेंटर पे नहीं रख रहा, इस वाली दीवार से नजदीक में रख रहा हूँ, अगर इस दीवार से नजदीक में रखूंगा तो इससे पास होने वाला फ्लक्स ज्यादा होगा या कम, जो दूसरी दीवार इसके अपोजिट है उससे। अगर यहाँ ये चार्ज इसके नजदीक है तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, एरिया दोनों दीवारों का बराबर है तो फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली दीवार पर ज्यादा है तो इससे फ्लक्स ज्यादा पास होगा। तो अगर ये चार्ज सेंटर पे नहीं है तो हर फेज से बराबर नहीं होगा, तो 1/6 नहीं होगा हर फेज से, तो ये इसका कंक्लूजन। कितना होगा उसकी लोकेशन पे डिपेंड करेगा और वो हमारे लिए निकालना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो ये क्यूब है ना, इस क्यूब के किसी एक वर्टेक्स पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ये एक वर्टेक्स है जिस पर पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। अब देखो अगर ये क्यूब है, जैसे क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो होता है केमिस्ट्री में हम एटम्स का मटेरियल जो होता है क्यूबिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है, तो ये बताओ ये अगर एटम यहाँ रखा हुआ है तो इसके आसपास ऐसे कितने और एटम आ सकते हैं टोटल जो इसके कांटेक्ट में रहे, जो इसके कांटेक्ट में एटम्स रहेंगे वो कितने के एटम कांटेक्ट में रह सकते हैं इसके। तो यहाँ पर ये जो क्यूब है, ठीक है, ये जो पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ इसके सेंटर पर रखा, इस सेंटर पे जो पॉइंट चार्ज रखा है ये पॉइंट चार्ज एक छोटे से स्फीयर की तरह होता है जिसकी रेडियस बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो ये बताओ इस स्फीयर का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर आएगा, इस क्यूब के अंदर इस स्फीयर का कितना पार्ट होगा जो अंदर की तरफ आएगा। जैसे मान लो यहाँ मैंने स्फीयर बनाया, ठीक है, अब ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तो यहाँ इस पोर्शन का जो पार्ट है वह
कितना पार्ट, टोटल स्फीयर का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर आ रहा है जो यहाँ रखा हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमें इस डायग्राम में 1/4 पार्ट इस क्यूब के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ ये जो स्फीयर है, 4 तो इस प्लेन में क्यूब है, 4 इसके ऊपर भी क्यूब है, तो टोटल 8 क्यूब में ये पूरा चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस चार्ज को मैंने यहाँ रखा, तो ऐसे ये 4 क्यूब यहाँ बनाऊंगा मैं, ऐसे 4 क्यूब बनाए और 4 इसके ऊपर भी रखूंगा क्यूब, उनका कॉमन सेंटर ये है। तो टोटल जो ये चार्ज है ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और हमारे पास यहाँ एक ही क्यूब है, तो इस एक क्यूब के अंदर इसका कितना पार्ट इन्वॉल्व हो गया, 1/8 पार्ट। तो इस पूरे क्यूब में और कहीं चार्ज नहीं रखा हुआ, तो इस पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स अगर निकालूंगा तो क्या आएगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पॉइंट चार्ज को मैं इसके किसी एक वर्टेक्स पर रखूं, बाकी कहीं और चार्ज नहीं हो, तो इस पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स ये होगा, ये पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब बताओ क्या हर एक फेज से फ्लक्स बराबर होगा, नहीं होगा, किसी एक से 0 होगा, कितने से 0 होगा, वापस अभी थोड़ी देर पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर यहाँ क्यूब के एंड पर एक चार्ज हो तो कितने फेजेस से पास होने वाला फ्लक्स 0 होता है, उन सारों से 0 होगा जो इस पॉइंट ए के से पास होंगे। तो ऐसे 3 फेज है जिनसे फ्लक्स 0 होगा। जैसे मैंने आपको बताया था इस रूम में क्यूब रूम मान लें, इसके एक कॉर्नर पर अगर एक पॉइंट चार्ज को रख दें तो छत से पास होने वाला फ्लक्स 0, इस दीवार से 0 और इस बोर्ड वाली दीवार से भी 0। तो 3 फेज इस ए पॉइंट से पास हो रहे हैं, इस ए पॉइंट से पास होने वाला फेज एक तो ये ऊपर वाला है, जैसे मान लो ये क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है, बट मैं मान लेता हूं यहां एक चार्ज रखूंगा, तो ये जो कॉर्नर है से एक तो टॉप वाला फेज पास हो रहा है, तो इस टॉप वाले फेज से पास होने वाला फ्लक्स 0, इस वाले से फ्लक्स 0, और एक बॉटम इस साइड वाली से इससे फेज से फ्लक्स 0 है। तो 3 फेज से तो 0 हुआ, और बचे हुए 3 फेज इस चार्ज से इस कॉर्नर से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो देखो 6 फेज होते हैं और 6 फेज से मिलाकर टोटल फ्लक्स ये, और 6 में से 3 से 0 है, जो बचे हुए 3 नॉन जीरो है, जैसे नॉन जीरो कौन कौन से हैं, ये मानो बी सी डी ई। अब बी सी डी ई वाला फेज जो है इसका कोई भी कॉर्नर ए पॉइंट पर नहीं है, तो इससे नॉन जीरो होगा, और इससे कितना फेज फ्लक्स पास हो रहा होगा, अगर इससे फ्लक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बी सी डी ई Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे क्यूब से था, और पूरे क्यूब से पास होने वाला 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 में तो 0 है, तो ये फ्लक्स होगा इससे। और ऐसे ही इसका ये पॉइंट नाम दे देता हूं F। तो बताओ A B D F, इससे फ्लक्स 0 होगा ना, क्योंकि इसका एक पॉइंट यहाँ चार्ज से पास हो रहा है, तो इस वाले फेज से फ्लक्स 0 होगा। तो ये 0 कौन कौन से होगा ये मैंने एक्सप्लेन किया है इसमें। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है कि हाफ हेमीस्फीयर है, ये हेमीस्फीयर है और इसकी कर्व सरफेस है, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है उसको बीच में से 2 इक्वल पार्ट में कट कर दें, तो यहाँ पर पोर्शन हमने कट कर रखा है। अब यहाँ इसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो इस कर्व सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताना है क्या होगा। तो ये देखो जो कर्व सरफेस है ये है क्लोज थोड़ी है, तो अभी गाउस का लॉ नहीं लगा सकते, तो गाउस का लॉ लगाकर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करें, ये अपर सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, और इसके सेंटर पर यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, लेकिन ये गाउसियन सरफेस नहीं है, और गाउस का लॉ केवल क्लोज सरफेस पर लगता है। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं ऐसा आइडेंटिकल आधार स्फीयर और नीचे कंसीडर कर लें। अब ये ऊपर वाला आधा स्फीयर, ये नीचे वाला आधा स्फीयर,
दोनों को अगर कंप्लीट करना है तो ये पूरा क्लोज गाउसियन सरफेस बन गया। तो दोनों में से टोटल मिलाकर जो फ्लक्स पास होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब ये बताओ, ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ऊपर वाला हेमिस्फीयर नीचे वाला हेमिस्फीयर आइडेंटिकल है, तो कौन से स्फीयर में से पास होने वाला फ्लक्स ज्यादा होगा इस पॉइंट चार्ज के कारण? दोनों से बराबर होगा, और वही हमें कैलकुलेट करना था। फाई 1 फाई 2 इक्वल है तो आधा आधा, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आ गया, इससे हाफ पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स टोटल का हाफ हो गया। अब देखो, ये क्यूबिकल एक वेसल है, इसका शेप ट्यूब का है और इसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब लेकिन ट्यूब जो है ना, इसकी जो है ना ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ। इस ट्यूब में एक क्यूबिकल वेसल है जिसका ऊपर कवर नहीं है, ये ओपन है। अब अगर ये ओपन है तो इसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज रखा हमने, तो बताओ इस ट्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, इस वेसल से पास होने वाला फ्लक्स बताना है कितना होगा। अब देखिए, ये चार्ज तो सेंटर पे रखा है ना, अगर ये ढक्कन कवर होता तो पूरे ट्यूब से पास होने वाला फ्लक्स किसके बराबर होता? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और किसी एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो चार्ज है सेंटर पे रखा हुआ है। अब ये बताओ, अगर ये बिना ढक्कन का ट्यूब है तो इसमें कितने फेज हैं? 5 फेज है ना, नंबर ऑफ फेज कितने हैं? 5। अब एक फेज से पास होने वाला फ्लक्स ये है, तो पूरे वेसल से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा? 5 टाइम ऑफ Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो डाउट्स वगैरह रह जाएं वो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।